दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी इससे विगत वर्षों में जो इसके प्रश्न पत्र हुए हैं या जो भी एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में इसके प्रश्न पत्र में किस तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है, कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम ज्योग्राफी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। यानी जो हमारा सामाजिक विज्ञान खंड है सीटेट के एग्जामिनेशन में, ध्यान रखें कौन सा खंड, सामाजिक विज्ञान खंड, इसके प्रश्न पत्र 2 जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है, इसमें भूगोल विषय से कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, किन प्रश्नों को पूछा गया है, उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ऋतु प्रवास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋतु प्रवास आपके सामने कथन है। कथन 1 है, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। दूसरा कथन है, ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का उदाहरण है। और तीसरा है, ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब भी हम ऋतु प्रवास की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ऋतु प्रवास का मतलब क्या? ऋतु प्रवास का मतलब है कि लोगों के द्वारा पशुपालन के जो पशु हैं उनके साथ पहाड़ों में या तो जो मैदानी क्षेत्र है इनमें आना। जैसे जब गर्मी बढ़ती है या ग्रीष्म ऋतु आती है तो लोग मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर कहाँ जाते हैं? पशुओं के साथ कहाँ प्रवास करते हैं? पहाड़ों पर, ऊंचे स्थानों पर। और जैसे ही ठंडी बढ़ती है या शीत ऋतु आती है तो लोग अपने पशुओं के साथ पहाड़ों से कहाँ जाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस तरीके से प्रवास को ऋतु प्रवास कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ऋतु प्रवास में जो ऋतु प्रवास है उसमें ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का यह उदाहरण नहीं है। ऋतु प्रवास के बारे में अभी हमने क्या चर्चा की कि इसमें ग्रीष्म ऋतु के समय जो लोग हैं वे अपने पशुओं के साथ कहाँ आते हैं? मैदानों से पर्वतों में जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो पहाड़ों में थोड़ी सी ठंडक होती है। इस वजह से लोग अपने पशुओं के साथ कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, थोड़ी सी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। लेकिन जैसे ही सर्दी बढ़ती है, और सर्दी में क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग हैं वहां अधिक ठंड पड़ती है तो वहां से पशुओं के साथ कहाँ जाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, इसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है, ना कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का प्रवास। ठीक है, तीसरा है, ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि लोग यहाँ पर पैदल चलकर जाते हैं, पशुओं को लेकर पैदल चलकर पहाड़ों तक जाते हैं और पैदल चलकर ही पहाड़ों से वापस कहाँ आते हैं? जो मैदानी वाला क्षेत्र है वहां पर आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह एक कथन, यहाँ पर जो पहला कथन है वही सही है। इस वजह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त हैं? हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, क्या क्या है? एक है अनुकूल जलवायु, दूसरा है जल की उपलब्धता, तीसरा है उपयुक्त भूमि और चौथा है अनुपजाऊ मिट्टी। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। क्या क्या है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 3, ऑप्शन डी है केवल 1, 2, 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मानवीय बस्तियों के लिए। जब भी हम मानवीय बस्तियों की बात करते हैं या हम बसाव की बात करते हैं तो ध्यान रखें, मानवीय बस्तियों के लिए या आदर्श बसाव के लिए कुछ प्राकृतिक दशाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जहां भी बसाव बसा रहे हैं, जिस स्थान पर आप रहने का सोच रहे हैं, वहां की जलवायु आपके अनुकूल हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि आप जहां रहना चाहते हैं, जहां बस्ती बनाना चाहते हैं, वहां की जलवायु अनुकूल हो, यानी अनुकूल जलवायु। ठीक है, दूसरी बात, आप जहां निवास करने का सोच रहे हैं वहां पर जल की उपलब्धता हो। तो क्या जरूरी है? जल की उपलब्धता या जल का होना जरूरी है कि उसके आसपास वाले क्षेत्रों में क्या हो? नदी घाटी हो या वह क्षेत्र क्या हो? जल से परिपक्व हो या उस पूरे क्षेत्र में जल हो। ठीक है, इसके अलावा आपको वहां रहने के लिए भूमि की भी आवश्यकता होगी, तो आपको पर्याप्त मात्रा में भूमि होनी चाहिए। और आप जहां रह रहे हैं, जहां निवास करने के बारे में सोच रहे हैं,
जहां आपको बसाव बसाना है, आदर्श बसाव के लिए क्या जरूरी है कि वहां मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। यदि मृदा उपजाऊ है तो आप वहां पर कृषि कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों की आपको क्या है, जरूरत है। तो यदि आप मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव या स्थान खोज रहे हैं तो हम हमारे ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। सबसे पहले अनुकूल जलवायु, बिल्कुल सही बात है। जल की उपलब्धता हो, यह भी जरूरी है। उपयुक्त भूमि हो, यह भी जरूरी है। और चौथा हो अनुपजाऊ मिट्टी, यह गलत है क्योंकि अनुपजाऊ नहीं, हमें उपजाऊ मिट्टी की जरूरत है। उपजाऊ मिट्टी, आदर्श बसाव के लिए उपजाऊ मिट्टी भी शामिल होगी। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ कौन कौन से आंसर सही होंगे, 1, 2 और 3। देखिए 1, 2, 3 और कहां पर है, सी। केवल 1, 2 और 3, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखें क्या मानवीय बस्तियों की बात की जा रही है, तो मानवीय बस्तियां कहाँ कहाँ होंगी, शहरों में भी होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होंगी, गांवों में भी होंगी। मानवीय बस्तियों के बारे में खास बात कि मानवीय बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं, पहली स्थायी और दूसरी अस्थायी। अस्थायी यानी क्या, जब जंगली वाले क्षेत्रों में या जंगलों में लोग रहते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, निवास करते हैं, झूमिंग कृषि करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की बस्तियों को अस्थायी बस्तियां कहते हैं। और जब कोई लोग या कुछ लोग आपस में मिलकर किसी एक स्पेसिफिक प्लेस में जहां पर सभी आदर्श दशाएं मौजूद होंगी बसाव की, वहां पर जब निवास करते हैं तो उन्हें स्थायी बस्तियां कहते हैं। और स्थायी बस्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो जो बस्तियां शहरों में बसती हैं और जो बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव में बसती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये स्थायी बस्तियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रामीण बस्तियां हैं या जो गांव की बस्तियां हैं, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जो दूर दूर हो, जहां पर गांव में जो घर है वे क्या हो, व्यापक स्तर पर फैले हुए हो, इस प्रकार की बस्तियों को क्या कहते हैं, प्रकीर्ण बस्तियां। ठीक है, और दूसरा कि वहां पर सघन घर हो, आसपास क्या हो, सघनता हो घरों की। ठीक है, तो प्रकीर्ण और सघन बस्तियां ये कहां पर होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब यदि इस प्रश्न की सही जवाब की बात की करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। यानी आपके सामने एक सूची 1 दी हुई है जिसमें रीजन दिए हुए हैं, क्षेत्र दिए हुए हैं। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किन जो पशु हैं उनका इस्तेमाल करके, यातायात के साधनों के रूप में इनका इस्तेमाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान या किसी अन्य चीज को ले जाया जाता था, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक तरफ क्या है, क्षेत्र है, रीजन है, और दूसरी तरफ इन क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले पशु हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात करें एंडीज पर्वत की, तो ये कहाँ की है, अमेरिका की एक पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी में एक खास प्रकार का क्या पाया जाता है, लामा। लामा के माध्यम से वहां जो आपके पास सामान है उस सामान की आवाजाही की जाती थी, उसके ऊपर सामान को रखकर ढोया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, एंडीज पर्वत की बात करें तो परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं में लामा शामिल है। फिर हम बात करें यदि तिब्बती क्षेत्र की, तो तिब्बत क्षेत्र अभी भी जब हम हिमाचल प्रदेश जैसी जगह पर जाते हैं या जब हम जाते हैं लद्दाख वाले क्षेत्रों में, या हम बात करें आप लद्दाख वाले रीजन में जहां से तिब्बत से जो क्षेत्र टच है, अगर आप वहां देखें तो वहां पर जो सर्वाधिक जिस पशु का इस्तेमाल किया जाता है परिवहन के लिए वह है याक। और याक आपने देखा भी होगा, याक के साथ आपने फोटोज भी क्लिक की होंगी यदि आप हिमाचल प्रदेश गए होंगे तो। ठीक है, तो तिब्बत वाले क्षेत्रों में जिस पशु का इस्तेमाल किया जाता है परिवहन के लिए वह है याक। फिर भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वह क्या है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र। रेगिस्तान यानी हम कहाँ की बात कर रहे हैं, राजस्थान वाले रीजन की। राजस्थान में जो मरुस्थलीय या डेजर्ट वाला क्षेत्र है वहां पर जो पशु है, किस पशु का इस्तेमाल करते हैं हम, माल के आवाजाही के लिए या लोगों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए, परिवहन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऊंट और बैल का। ध्यान रखिएगा, ऊंट खासकर कहां पर, भारतीय मरुस्थल में। और भारतीय पहाड़ की बात करें यदि हम, तो भारतीय पहाड़ में अभी भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के लिए गधे और खच्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यह इस तरीके से इस पूरे जो हमारे पास प्रश्न है इसका सही सुमेलन है। देखते हैं, पहला है एंडीज पर्वत जिसके लिए जहां पर लामा यानी 3 नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तिब्बत याक यानी 4, भारतीय मरुस्थल
ऊंट और बैल नंबर 1, भारतीय पहाड़, खच्चर और गधे यानी नंबर 2। तो 3, 4, 1, 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए देखते हैं 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए में ही है। 3, 4, 1, 2 क्योंकि हमें कूट के आधार पर सही जवाब बताना था, तो 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं कथन क्या है। कथन 1 है मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। और तीसरा कथन है केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। उचित विकल्प का चयन करना है। आपके पास ABCD 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है क्रमशः? देखिए, ए ऑप्शन है केवल 1 तथा 2 सही है, बी ऑप्शन है केवल 2 तथा 3 सही है, सी ऑप्शन है केवल 1 तथा 3 सही है और डी ऑप्शन है केवल 3 सही है। सीटेट 2021 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, पहले कथन की यदि हम बात करें, लिखा है मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब मानव बस्तियां कहीं बसती हैं तो उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे रीजन को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करती हैं, है ना। तो इस वजह से जो पहला कथन है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं होता, यह कथन गलत है। क्योंकि जब आप एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव करते हैं तो वहां पर कुछ प्राकृतिक दशाएं होना जरूरी हो जाती हैं, जैसे आपके उस रीजन में क्या हो, आप जलवायु आपके अनुकूल हो। ठीक है, यानी आपके लिए जरूरी क्या हो जाती है, अनुकूल जलवायु। आपके उस रीजन में, उस क्षेत्र में जल की आवश्यकता हो, माफ कीजिएगा, जल जो हो वह उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो वहां पर। इसके अलावा कृषि भूमि हो। ठीक है, कृषि भूमि के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है मृदा, मिट्टी का होना भी यहाँ जरूरी हो जाता है। तो प्राकृतिक दशाएं अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये अपना रोल अदा करती हैं। इस वजह से दूसरा कथन यहाँ गलत हो जाएगा। तीसरा, केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अपने स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बिल्कुल, पहले के जमाने में क्या होता था, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता था और इस विचरण के साथ साथ वे कहीं गुफाओं में रहता था, कभी जंगलों में रहता था और वैसे ही कंदमूल फल आदि का इस्तेमाल करता था। उसी का इस्तेमाल करके वे कपड़े, मकान आदि का इस्तेमाल, मतलब वही जंगल में ही वे रह भी लेते थे। उन्हीं कपड़ों, उन्हीं पत्तों के जरिए कपड़े भी पहन लेते थे और उन्हीं कंदमूल फल के माध्यम से या आखेट करके वह भोजन भी प्राप्त कर लेता था। तो जैसे जैसे समय गुजरता गया, मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया और जैसे ही उसने कृषि करना शुरू किया तो उस फसल की देखरेख के लिए वे वहां पर स्थायी रूप से रहने लगे। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया उसके बाद ही उसने स्थायी घर बनाना उनके लिए आवश्यक हो गया। वे स्थायी घर बनाकर रहने लगे, अपनी फसलों की देखरेख करने लगे। तो यहाँ तीसरा कथन क्या है, सही है। तो 1 और 3 कथन सही है। इस वजह से इस प्रश्न की यदि सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी केवल 1 और 3 कथन इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, यातायात के बारे में प्रश्न है। देखते हैं, पहला कथन है कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। दूसरा, अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता है। ध्यान रखिएगा, अधिक दूरी और भारी बड़े आकार के सामान की बात की जा रही है। ठीक है, तीसरा कथन है अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत ही सहायक है। और चौथा है वायु यातायात सबसे महंगा तथा दुर्गम व दुरूह स्थानों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। ठीक है, अब देखिए, अब इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कम दूरी यातायात के लिए बिल्कुल सही बात है। हम सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला साधन क्या है, सड़क। तो सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं कहाँ, हम कम दूरी के लिए। दूसरा है अधिक दूरी में बहुत भारी सामान या बड़े आकार के सामान के एक स्थान से दूसरे स्थान को जब हम उसे ढोते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या हो जाता है कि आप जल मार्ग से जाएं। तो जल मार्ग थोड़ा सा क्या पड़ जाता है, सस्ता साधन पड़ जाता है। ठीक है, तीसरा है अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में। तो अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में वायु मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। अगम्य एवं दुर्गम क्षेत्रों में रेल मार्ग बहुत ही सहायक है। यह थोड़ा सा यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि अगम्य दुर्गम क्षेत्रों में आप कैसे जा सकते हैं, आसानी से वायु मार्ग के जरिए। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चौथा है
वायु यातायात सबसे महंगा है, बिल्कुल सही बात है, वायु यातायात तो महंगा है, लेकिन दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंचने का यह क्या है, एकमात्र साधन है। तो यहाँ चौथा विकल्प हमारा सही होगा। 1, 2, 4 इस विकल्प पूरे आंसर में 1, 2, 4 जो भी ऑप्शन होगा वह सही होगा। आइए देखते हैं उचित विकल्प में ऑप्शन डी कहाँ पर है, यह है 1, 2 और 4, यही ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। 1, 2, 4 कथन यहाँ पर सही है, तीसरा कथन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ और खास प्रश्नों पर चर्चा की जो कि मानव बस्तियां, यातायात, परिवहन से संबंधित थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ अन्य खास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।